हम पढ़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था। ये दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया था, दो गुटों के बीच में लड़ा गया था, दो विचारधाराओं के बीच में लड़ा गया था। इसमें थे अलाइड पावर जिनको मित्र देश कहा जाता है, दूसरा था एक्सिस पावर जिनको धुरी राष्ट्र कहा जाता है। इसमें थे जो मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूएसए, और धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, जापान और इटली। इनकी जो विचारधाराएं थी वो इसकी थी पूंजीवादी और इसकी थी अधिनायकवादी। डिक्टेटरशिप, निरंकुशवादी, तानाशाही, इस विचारधारा को कहा जाता है। हम देख लेते हैं इसमें हम अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़ना बाकी है। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। रीजंस क्या क्या थे, किन कारणों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। आगे युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई थी, इसमें हम पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों ही बना चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं पार्ट थर्ड, युद्ध की प्रमुख घटनाओं का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। ये महायुद्ध बहुत बड़ा था, जो कि इसमें घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हुई थी, जिनको एक या दो पार्ट में कवर नहीं किया जा सकता था। अगर सही से पढ़ना है तो उनमें उनको और पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आज देख लेते हैं युद्ध की प्रमुख घटनाओं के अंदर क्या क्या घटनाएं थी। पहली थी स्टालिनग्राड की लड़ाई। स्टालिनग्राड रूस का एक शहर है जिस पर जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर ने अटैक किया था जून 1942 में। और ये अटैक इतना भयंकर अटैक था जिसको विश्व युद्ध का सबसे बड़ा एकल शक्ति परीक्षण कहा जाता है। इतना भयंकर अटैक किए गए थे रूस पर जर्मनी द्वारा, जितने कि आज तक किसी ने भी नहीं किए थे। इसका एक रीजन था, जर्मनी रूस के विशाल साम्राज्य और उसके संसाधनों को अपने कब्जे में करना चाहता था। वो उनको किसी भी तरह से पाना चाहता था ताकि वो पूरे विश्व पर, उसके बाद यूरोप पर किसी भी तरह से वो राज कर सके। उसका मानना था कि अगर रूस उसके कब्जे में आ जाए तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता। रूस उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी 1917 के बाद, बोल्शेविक क्रांति के बाद। उसने बहुत ही संगठित तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया था विकास के पथ पर। वो चाहता था कि रूस को किसी भी तरह से वो जीत ले, इसलिए सबसे ज़्यादा जो अटैक किए गए थे जर्मनी द्वारा वो रूस पर किए गए थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें इतने ज़्यादा अटैक किए गए थे कि इसको विश्व का सबसे बड़ा एकल शक्ति परीक्षण कहा गया। शुरुआत में जर्मनी बहुत ज़्यादा हावी रहा, लेकिन फिर भी जो रूस की सेनाएं थी उन्होंने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया। फिर आया नवंबर में रूस के अंदर बर्फबारी होने लगती है, जिनका अनुभव उनको नहीं था जर्मन्स को, जिनकी वजह से उनके पैर वहाँ से उखड़ने लगे और वो कई मोर्चों पे हार गए, जिसमें कि उसकी सर्वाधिक भयंकर पराजय हुई। जर्मनी की यहाँ पर सर्वाधिक भयंकर पराजय हुई, सबसे ज़्यादा भयंकर पराजय यहीं पर हुई थी रूस के अंदर। उसका एक रीजन था, उनको अनुभव नहीं था कि ठंड के माहौल में कैसे लड़ा जाए। लेकिन रूस क्या है, उत्तरी ध्रुव में पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ बर्फबारी का माहौल रहता है और उनको उस तरह का अनुभव भी था कि किस तरह से लड़ा जाए युद्ध। तो इसका फायदा रूस को हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी था। मौका पाकर रूस ने इतना भयंकर अटैक किया कि यहाँ पर इसकी भयंकर पराजय देखने को मिली जर्मनी की। और क्या है, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है दूसरा मोर्चा। दूसरे मोर्चे को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा मोर्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। शुरू से ही जर्मनी ने रूस पर अटैक किए थे। क्यों? रूस को वो पाना चाहता था, उस पर कब्जा करना चाहता था ताकि वो पूरे विश्व पर राज कर सके। दूसरे मोर्चे में कहा जाता है कि रूस ने कहा था मित्र राष्ट्रों से, जो कि उसी के ग्रुप के थे, ब्रिटेन और यूएसए से कहा था उसने कि आप फ्रांस की तरफ से दूसरा मोर्चा खोल दीजिए, जिससे कि यहाँ की बहुत सारी सेनाएं वो वहाँ पर पहुँच जाए उसको बचाव के लिए, क्योंकि फ्रांस पर जर्मनी ने बहुत पहले ही अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था। अगर वहाँ पर आप दूसरा मोर्चा खोल दोगे तो उस पर जो भी हमले हो रहे हैं रूस पर, उनका दबाव कम हो जाएगा। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने उसकी बात नहीं मानी और जर्मनी के लगातार हमले उस पर होते रहे। उनका मानना था कि अगर जर्मनी को रोकना है
उत्तरी अफ्रीका में अटैक करना पड़ेगा, जो कि उसके जर्मनी के उपनिवेश हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, परिस्थितियां बदली, फिर से परिस्थितियां बदली, और ऐसी परिस्थितियां बदली कि जो मित्र राष्ट्र थे उनको मजबूरन एक ऐसा समय आ गया कि फ्रांस में उसका दूसरा मोर्चा खोलना पड़ा, क्योंकि कहीं से भी उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि जर्मनी को कैसे रोका जाए। लेकिन इसकी बात फिर भी नहीं मानी गई रूस की। रूस इस बात को समझ गया था कि जर्मनी को रोकने से ज़्यादा वो रूस को रोकना चाहते हैं कि उसका प्रभाव रूस उसमें यूरोप में ना हो, क्योंकि वो साम्यवाद से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। एक तो जर्मन्स भी साम्यवाद से घृणा करता था, नफरत करता था, और दूसरे जो पूंजीवादी जो देश थे वो भी साम्यवाद से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। वो समझ गया था कि ये मेरी मदद नहीं करेंगे, इसलिए जो भी उसने किया पूरी ताकत से किया और जर्मनी को कई सारे मोर्चों पे हरा दिया। तो ये था दूसरा मोर्चा जो कि मजबूरन उनको खोला गया, लेकिन रूस की वजह से उन्होंने नहीं खोला, रूस के कहने पर मित्र राष्ट्रों ने नहीं खोला। अगला है उत्तरी अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र में युद्ध। उत्तरी अफ्रीका जो राष्ट्र देश थे उनको आज़ाद करा लिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा, और जो प्रशांत क्षेत्र था उस पर जापान का बहुत ज़्यादा कब्जा हो चुका था। जापान ने लगातार अटैक किए थे और बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में ले लिया था। एक समय ऐसा आया लड़ते लड़ते इनकी जो शक्ति थी, जो भी धुरी राष्ट्र थे, उनकी शक्ति जो है कमज़ोर होती चली गई, जिसका फ़ायदा मित्र देशों ने उठाया। उत्तरी अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र में युद्ध हुआ, जिसमें कि अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को, इन उत्तरी अफ्रीका के देशों को आज़ाद करा लिया गया मित्र राष्ट्रों द्वारा। दूसरा, जापान के कब्जे में जो प्रशांत क्षेत्र के जो एरिया था उसमें जो देश थे उनको भी आज़ाद करा लिया गया, क्योंकि मित्र राष्ट्रों में जो अमेरिका था वो शामिल हो चुका था और वो लगातार हमले कर रहा था ध्रुवी राष्ट्रों पर, जिसका फायदा कि मित्र राष्ट्रों को सभी को हुआ। आगे यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया था और बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी, बहुत सारे जहाज़ खत्म हो चुके थे, लड़ाकू विमान खत्म हो चुके थे, सामग्रियां जो भी खाने पीने की चीज़ें उनकी भी कमी होती चली गई, क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चल रहा था और युद्ध के समय में हथियार ज़्यादा बनाए जाते हैं, ना कि रोटी के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है, खाने के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, इटली, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इन सभी देशों को यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने आज़ाद करा लिया जर्मनी से और जर्मनी के सहयोगी राष्ट्रों से। आगे है जर्मनी का आत्मसमर्पण। जर्मनी कई मोर्चों पर हार चुका था, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि किससे लड़ा जाए और कहाँ से हटा जाए। तो इसमें क्या हुआ, जर्मनी का आत्मसमर्पण। आज जर्मनी में जो 25 अप्रैल था, 25 अप्रैल तक बहुत सारे देशों ने, जो कि मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जर्मनी के बर्लिन तक पहुंच गए थे, बर्लिन तक, और बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया। अब हिटलर को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए और किस तरह से यहाँ से हटा जाए और रोका जाए। तो ये नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी उन्होंने जो भी हो सकता था लड़ते रहे, और जब देखा कि कुछ नहीं हो सकता तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद 7 मई 1945 को युद्ध विराम पर समझौता हो गया और 8 मई 1945 को विधिवत रूप से जर्मनी को एक हारा हुआ राष्ट्र घोषित कर दिया गया। आगे है जापान का आत्मसमर्पण। जापान जो है, अब तक जो उसके धुरी राष्ट्र थे, जो भी सहयोगी राष्ट्र थे, वो सभी हार चुके थे। अब अकेला बचा था जापान। जापान लगातार हमले कर रहा था जहां पर भी वो हो सकते थे। तो देखा कि ये देश से कहा गया मित्र राष्ट्रों द्वारा कि आप बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दीजिए, लेकिन जापान ने इस बात को नहीं सुना और वो लगातार हमले करता चला गया। इसके एवज में क्या हुआ, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा उसके समृद्ध शहर हिरोशिमा पर एक यूरेनियम बम गिराया गया, जिसमें से कि उसी समय कुछ ही घंटों में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, और उतनी ही मृत्यु, उसके जो भी हानिकारक प्रभाव थे, कुछ समय बाद उतनी ही मृत्यु आगे चल के और लोगों की हो गई। ये जो युद्ध था, और इसमें जो परमाणु का जो इस्तेमाल किया गया था वो पहली बार किया गया था, और ऐसा विनाश ना तो विश्व ने कभी देखा था और ना ही सुना था। आगे
6 अगस्त के बाद जब नहीं मान रहा था, मानने वाली तो अलग बात थी, लेकिन इनको अपना शक्ति परीक्षण भी करना था अमेरिका को, वो चीज़ें हो रही थी, ये देखा जाए, क्योंकि कुछ ही समय बचा था जापान को कि वो समर्पण कर देता, क्योंकि अकेला बच गया था। अगर परमाणु युद्ध ना भी करते, परमाणु हमला नहीं भी किया जाता, तो मित्र राष्ट्र चाहते तो उसको ऐसे भी हरा सकते थे, लेकिन नहीं, ये तो शक्ति परीक्षण कर रहे थे, शक्ति का दिखावा किया जा रहा था इसके अंदर। 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त 1945 को इसके दूसरे शहर नागासाकी पर एक प्लूटोनियम बम गिराया गया, और इसमें भी बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही हुई। कई लाख लोग इसी ऐसे ही मर गए, उसी टाइम काल के ग्रास में चले गए। अब आप सोच सकते हैं कि उस जनता की क्या गलती थी जो इसमें मारी गई। ये जो बम थे जो गिराए गए थे, यूरेनियम बम और प्लूटोनियम बम, ये इनसे इतना ज़्यादा विनाश हुआ था, तबाही का मंजर इतना भयंकर था कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। उसका 60% हिस्सा, उन दोनों शहरों का 60% हिस्सा लगभग पूरी तरह से जमींदोज हो गया था। जो पहला बम था उसका नाम था, जो आप नहीं जानते होंगे, शायद पता होगा, इसका नाम था लिटिल बॉय। जो हिरोशिमा पर गिराया गया था जो बम था, उसका नाम रखा गया था अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय। और जो दूसरा गिराया गया था नागासाकी पर, इसका नाम रखा था इन्होंने फैट मैन, जो कि प्लूटोनियम बम था। इन हमलों से जापान जो है इतना कमजोर हो गया था, इतना दुखी हो गया था, उसने 15 अगस्त 1945 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और 2 सितंबर 1945 को विधिवत रूप से संधि पर हस्ताक्षर कर लिए गए कि मुझे अब युद्ध नहीं लड़ना है, और ये युद्ध मेरी तरफ से यहीं पर समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कई मायनों में बहुत ज़्यादा भयंकर था। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसमें यूरेनियम बम, परमाणु जो युद्ध था वो इसमें नहीं होना चाहिए था, जिसमें कि बहुत सारी जनता, बेकसूर जनता ऐसे ही मारी गई जिसका कोई कसूर ही नहीं था। ये शक्ति परीक्षण था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी हरा सकते थे, और लगभग हार ही चुका था। तो ये था युद्ध की घटनाएं। अब आप सोच सकते हैं कि युद्ध की घटनाएं ऐसी होंगी तो वो युद्ध कैसा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।